नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। सीआईए और ड्रग्स कार्टल्स के बीच रिश्तों का पुराना इतिहास रहा है और अब इन रिश्तों को लेकर नई खबरें सामने आई हैं। एक सीक्रेट दस्तावेज के मुताबिक सीआईए ने हाल ही में मैक्सिको के कुछ ड्रग्स कार्टल्स के साथ खुफिया समझौता किया है। इन समझौतों का मकसद मैक्सिको में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और अमेरिकी सीमा पर ड्रग्स तस्करी को नियंत्रित करना शामिल है। हालांकि इस बात का डर है कि सीआईए का यह कदम मैक्सिको में ड्रग्स व्यापार को और बढ़ावा दे सकता है। साथ ही एक और रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि सीआईए ने अफगानिस्तान में तालिबान के कुछ गुटों के साथ खुफिया ताल्लुकात कायम किए हैं, खुफिया संबंध कायम किया है। इन गुटों का संबंध अफीम की खेती और हेरोइन उत्पादन से है। रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए का मकसद इन गुटों के माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति मौजूदगी बनाए रखना और चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। दरअसल केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए ने अपने गठन के बाद से ही अलग अलग देशों में अपने रणनीतिक और राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए कई विवादास्पद कंट्रोवर्शियल तरीकों का सहारा लिया है। इनमें से एक प्रमुख तरीका उन वार लॉर्ड्स और संगठनों के साथ गठजोड़ करना रहा है जो ड्रग्स के अवैध धंधे में शामिल रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज ओएसएस की स्थापना की गई, जो बाद में 1947 में सीआईए के नाम से विकसित हुई। युद्ध के बाद सीआईए के अपने गुप्त अभियानों के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी। इस मामले में पॉल एडवर्ड हेलीवेल नाम का एक युवा वकील ने माफिया के साथ मिलकर नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से धन जुटाने का प्रस्ताव रखा। इस योजना के तहत माफिया सरगना लकी लुचियानो के साथ सहयोग किया गया, जो उस समय कैद में था लेकिन ड्रग्स तस्करी में माहिर था। इस गठजोड़ का मकसद अमेरिकी शहरों में अमेरिकी समुदायों को नशीली दवाओं की खेप देकर भारी मुनाफा कमाना था। 1950 और 1960 के दशकों में दक्षिणी पूर्व एशिया के गोल्डन ट्रायंगल, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार के क्षेत्र में अफीम के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। यहाँ सीआईए ने मुकामी वॉरलॉर्ड्स और समूहों के साथ गठजोड़ किया जो अफीम की खेती और तस्करी में शामिल थे। इनमें से एक प्रमुख सहयोगी लाओस का जनरल वांग पाओ था, जिसने सीआईए के समर्थन से अपने सैनिकों के लिए, अपनी मिलिशिया के लिए धन जुटाने के लिए अफीम की तस्करी की। सीआईए ने इन गतिविधियों को नजरअंदाज किया क्योंकि वांग पाओ और अन्य स्थानीय नेताओं का समर्थन वियतनाम युद्ध के दौरान साम्यवादी ताकतों के खिलाफ निहायत जरूरी था। 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीनों को समर्थन देने के लिए सीआईए ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसीज आईएसआई के साथ मिलकर काम किया। इस सहयोग के दौरान अफगानिस्तान में अफीम की खेती और हेरोइन उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। मुजाहिदीन गुट्स ने इस ड्रग्स तस्करी से हासिल धन का इस्तेमाल हथियार खरीदने और अपने अभियानों को संचालित करने के लिए किया। सीआईए ने इन गतिविधियों को अनदेखा किया क्योंकि उनका सारा ध्यान, जो जोर था, वह सोवियत संघ को जंग में हराने में लगा था। दक्षिण अमेरिका में सीआईए ने कोलंबिया और निकारागुआ में भी विवादास्पद गतिविधियां में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई। कोलंबिया में फार्क जैसे विद्रोही समूहों ने कोकीन के उत्पादन और तस्करी से पैसे हासिल किया। निकारागुआ में सीआईए ने कॉन्ट्रा विद्रोहियों का समर्थन किया, जो उस समय के कम्युनिस्ट सैंडिनिस्टा सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। कॉन्ट्रा समूहों ने भी इस तस्करी में धन जुटाया और आरोप है कि सीआईए ने इन गतिविधियों को न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि उनको प्रोत्साहित किया ताकि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधा सके। सीआईए की जो इतिहास है उसमें ऐसे कई मिसालें मिलती हैं जहां उसने अपने जियोपॉलिटिकल मकसद को हासिल करने के लिए ड्रग्स तस्करी में शामिल क्रिमिनल गैंग्स और बागी आर्म्ड ग्रुप्स, वॉरलॉर्ड्स और अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग किया या उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया। इन कार्रवाई ने न केवल संबंधित क्षेत्रों में नशीली दवाओं की समस्या को बढ़ावा दिया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम सामने आए।
सामने आई अब नई जानकारी से यह जाहिर होता है कि सीआईए अभी भी ऐसी नीतियों को अपना रही है जो अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह जरूरी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आगे आने वाले समय में ऐसी नीतियों से खुद को बचाए रखें। इंसानियत के लिए यह नुकसानदेह है। जिस ड्रग्स की लानत से खुद अमेरिका की नई नस्ल भी बर्बाद हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।